फ्लक्स के बारे में पढ़ा और उसमें ये पढ़ा कि किसी भी सतह से बद्ध फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे संबंधित जो थ्योरी का पार्ट था हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आंकिक प्रश्न लगाएंगे और उसमें से सबसे पहले जो आंकिक प्रश्न है वो हम लोग एनसीईआरटी की किताब का यानी पहले अध्याय का जो 15वां क्वेश्चन है 1.15 उसको देखेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। ए, इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें दी गई चीजों को नोट करते चलना है और उससे संबंधित फिगर को बनाते चलना है, जिससे हमको न्यूमेरिकल आसानी से हमारा न्यूमेरिकल हल हो जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र दिया गया है E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम। I कैप क्यों यहाँ पर लगा? I कैप का मतलब हम लोग जानते हैं कि I कैप x अक्ष की एकांक सदिश को व्यक्त करता है, यानी जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में है? x अक्ष की दिशा में है ये। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 एक्सिस बनाई हैं, x, y और z एक्सिस। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जिस सतह से बद्ध फ्लक्स निकालना है उसका वह वर्गाकार सतह है और किसके समांतर है उसमें बताया गया है कि वह YZ जो प्लेन है, YZ तल है, उसके समांतर वो सतह रखी गई है। तो ये हमारी XY सतह है और ये हमारी इधर वाली सतह जो होती है ये YZ सतह होती है। इसके समांतर ये सतह हमारी जिसकी भुजा, ये वर्गाकार सतह है जिसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ये हमारी ये YZ सतह है और इसके समांतर ये सतह इस तरह से रखी गई है। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इस तरह से है, यानी इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस साइड x अक्ष की दिशा में, ये x अक्ष है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं चूंकि ये एक समतल सतह है, इसके सतह की तो हमको किसी भी सतह से बद्ध फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं फाई इक्वल टू E A cos थीटा। E क्या है? उस एरिया पर विद्युत क्षेत्र कितना है, A उस सतह का क्षेत्रफल कितना है, थीटा क्या होता है? थीटा क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सतह हमारी इस तरह से है और इसकी एक भुजा वर्गाकार सतह है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस डायरेक्शन में है, थीटा विद्युत क्षेत्र की दिशा। और हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी सतह की दिशा क्या होती है? उसके लंबवत। तो उसके लंबवत दिशा ये, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और सतह की ये सतह जो है इसकी दिशा क्या होगी? ये भी इसके लंबवत दिशा यही होगी। तो हम देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा और सतह की दिशा के बीच थीटा कितना बना? दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग थीटा 0 रखेंगे। अगली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है, एरिया के लिए वर्गाकार क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को जब मीटर बदलते हैं तो 10⁻2 से गुणा हो जाता है, ये मीटर हो गया, अर्थात 10⁻1 मीटर। ये हमारा आ गया इसकी भुजा 10⁻1 मीटर। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका A = L स्क्वायर, भुजा का वर्ग होता है, तो 10⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻2
मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर हम सतह से बद्ध फ्लक्स यानी इस सतह से कितना फ्लक्स होकर के जाएगा तो वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर मान रख देंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। एरिया कितना है 10⁻²। और थीटा कितना है हम लोगों ने देखा थीटा 0 डिग्री। दोनों क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण क्या है 0 डिग्री है। तो यहाँ पर 10⁻², 10⁻³ तो 3 × 10⁻1 बच जाएगा अर्थात 10। तो ये हो जाएगा 30 और फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या होता है वेबर, तो WB। तो ये इस सतह से बद्ध फ्लक्स हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब इसका जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब, अब हम जानते हैं तल का अभिलंब क्या बताता है तल की दिशा यानी सतह की दिशा। इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो तल का अभिलंब यानी तल का अभिलंब पहले इस तरह से था, तल का अभिलंब ही तल की दिशा बताता है। तो तल का अभिलंब पहले इस तरह से था विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब बी वाले केस में क्या हो गया कि तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश, चूंकि जो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो x अक्ष की दिशा में है। तो तल का अभिलंब अगर x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है, इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और तल की दिशा, तल का अभिलंब भी तल की दिशा बताता है, तो दोनों के बीच कोण जो हमारा थीटा है वो 60 अंश होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वो कोण का मान यानी थीटा का मान दिया गया है, बाकी गणनाएं यही रहेंगी। तो इसलिए हम वहां पर बी वाला पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि फाई = EA cos थीटा से ही निकालेंगे। यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसके पहले E × A, चूंकि थीटा 0 था तो इसका मान 1 हो गया था। E × A की कैलकुलेशन हमने निकाली 30 आया है बस cos थीटा। तो यहाँ पर ये इसका मान E × A का मान हमारा 30 हो जाएगा और cos 60 अंश, क्योंकि थीटा का मान 60 अंश है और 60 अंश का 60 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 = 15 वेबर। तो दूसरा जो आंसर हमारा है ये पहला आंसर है ए वाले केस में, और दूसरा बी वाले केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 वेबर। बच्चों इसमें अगला जो प्रश्न है एनसीईआरटी की ही किताब का एग्जाम्पल 1.12 यानी पहले अध्याय का जो 12वां एग्जाम्पल है उसको हम लोग करेंगे और वो भी विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है, यानी x अक्ष की धनात्मक x दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। अब यानी ऋणात्मक x डायरेक्शन में भी परिमाण विद्युत क्षेत्र का वही है, बस क्या दिशा उसकी अलग है। यह दिया गया है कि E बराबर 200 I कैप न्यूटन प्रति कूलम जबकि x > 0 तथा E बराबर -200 I कैप न्यूटन प्रति कूलम जबकि x < 0 है। 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंब वृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा इस अक्ष x के इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र 1.28 में दर्शाए गए अनुसार x बराबर +10 सेंटीमीटर तथा दूसरा फलक x बराबर -10 सेंटीमीटर है। अर्थात चित्र में हम देख सकते हैं, तो पहले तो इसका हम चित्र बनाएंगे। तो इसमें जो इसका फिगर है यानी एक लंब वृत्ताकार सिलेंडर है हम लोग जानते हैं, और वो इस प्रकार रखा है, चित्र दिया गया है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये वर्गाकार सिलेंडर इस प्रकार रखा गया है। तो ये लंब वृत्तीय बेलन जो है इसकी लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कुल लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार रखा गया है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई x अक्ष के इधर यानी धनात्मक x दिशा में और 10 सेंटीमीटर लंबाई ऋणात्मक x दिशा में, अर्थात ये बीचों बीच रखा गया है x y एक्सिस पर,
यानी इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु मान सकते हैं। अब अगली चीज कही गई है कि जो विद्युत क्षेत्र है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 का अर्थ है कि मूल बिंदु से इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र एक समान है, यानी 200 I कैप न्यूटन प्रति कूलम। I कैप यानी x अक्ष की डायरेक्शन को दिखाता है और उसका परिमाण कितना है 200 और एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कहीं भी बदल नहीं रहा है। इसी तरह से x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0 के लिए इसका जो परिमाण है वो समान परिमाण है, लेकिन इसकी दिशा माइनस क्यों लगा है? माइनस ये बताता है कि इधर जाने पर धनात्मक x की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इधर होगी I कैप, और ऋणात्मक x की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। माइनस यही बताता है, विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक नहीं होता। माइनस क्या बताता है कि उसकी डायरेक्शन माइनस I कैप यानी इधर है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन परिमाण हमारा क्या है? उतना ही है जितना इस दिशा में है। तो इसमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है? ए जो निकालना है, ए प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है, यानी जो इस यहाँ पर प्रत्येक चपटा फलक कौन सा इसका? ये दोनों जो फलक हैं हम लोग जानते हैं बेलन के, जैसे ये अगर बेलन माने तो ये दोनों जो फलक हैं इसके, ये साइड वाले, ये हमारा चपटा फलक होता है। इससे गुजरने वाले नेट फ्लक्स कितना है? बी हमारा क्या निकालना है? सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? सी सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है? डी सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है? ये डी वाला पार्ट हम लोग जब गॉस की प्रमेय पढ़ लेंगे तब कर पाएंगे। अभी हम लोगों को केवल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले ए वाला जो पार्ट है वो हम लोग करते हैं। ए वाले पार्ट में यानी प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, इसको करने के लिए ए वाला जो पार्ट है, अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर हम लोगों ने बनाया है और इसको अब यहाँ पर जो सबसे पहले तो जो राइट हैंड साइड वाला चपटा फलक है, यानी इस तरह से सिलेंडर रखा है, ये एक बेलनाकार पृष्ठ है, तो ये वाले फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सतह ये दाहिने चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स तो यहाँ पर ये वाले पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने का हमारा जो जनरल फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो ई यानी विद्युत क्षेत्र हमको मालूम है, विद्युत क्षेत्र कितना है, परिमाण कितना है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस पूरे फलक से जाएगा। एरिया कितना है? तो एरिया के लिए यहाँ पर एक चीज दी गई है, ये हम लोग जानते हैं जो वृत्ताकार सिलेंडर होता है और उसका जो ये चपटा फलक होता है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होता है तो इसके लिए हम लोग उसका वृत्तीय फलक का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर तो उसकी रेडियस दी गई, यानी इस वृत्ताकार फलक की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। लेकिन अभी हमको केवल ये त्रिज्या मालूम है, तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या अगर हमको मालूम है तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हम लोग जानते हैं हो जाएगा πr²। तो अब यहाँ पाई हम लोग जानते हैं 3.14, r का मान हमारा 5 × 10⁻², तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻² पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 पाई × 10⁻⁴। 10⁻² का वर्ग हमारा 10⁻⁴ हो गया। तो ये हमारा हो गया एरिया मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पर जब फ्लक्स निकालेंगे तो फाई का मान जो हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू, अब हमको ई का मान पता है 200 हो गया गुणे, अब एरिया का मान रखेंगे ए का मान तो 25 पाई गुणे 10⁻⁴ थीटा। अब यहाँ पर थीटा हम लोग देंगे, थीटा हम लोग जानते हैं उस सतह की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण होता है। चूंकि हमारा फलक इस तरह से है, इस तरह से चपटा फलक है, तो उसकी जो उस चपटे फलक की जो दिशा होगी हम लोग ये बाहर की तरफ इसकी दिशा होगी और ई विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है, तो थीटा क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 2 0 पहले से है तो 5000 गुणे 10⁻⁴, 5000 पाई गुणे 10⁻⁴। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो यहाँ पर 5000 यानी 3 0 कट जाएगा तो 5 पाई गुणे 10⁻⁴, या पाई का मान 3.14 जब हम रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाता है तो 5 गुणे 3.14 गुणे 10⁻⁴ 1.57 वेबर, ये फ्लक्स का मान आता है। अभी ये जो फ्लक्स आया है ये इस वृत्ताकार सतह की दाहिने यानी दाहिने चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स आया है। इसी तरह से जब हम बाएं चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस बाएं सतह पे चूंकि त्रिज्या भी हमारी उतनी ही आएगी, आर का मान हमारा 5 सेंटीमीटर, चूंकि बेलन है आर का मान हमारा 5 सेंटीमीटर ही आएगा, तो इसका एरिया भी हमारा कितना आएगा उतना ही आएगा जितना भी हम लोगों ने निकाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी उतनी ही है, बस दिशा क्या है, दिशा हमारी -x डायरेक्शन में है। लेकिन जब थीटा हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी जो हमारा n कैप आएगा, इस चपटे फलक के लिए जो हमारा n कैप आएगा उसकी दिशा भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो दाहिने चपटे फलक के लिए भी थीटा का मान इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और बाहर की तरफ इसका क्षेत्रफल की दिशा आएगी तो n कैप यानी इसकी दिशा भी वही है। तो यहाँ भी थीटा क्या बनेगा, इस केस में भी थीटा क्या बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर +x के लिए e की डायरेक्शन इधर और -x के लिए इधर दी गई। तो सेम कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, सेम कैलकुलेशन पूरी आएगी। तो बाएं चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स भी हमारा कितना आएगा 1.57 वेबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी तरह से बाएं चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, ये भी कितना आएगा, इसको फाई आर भी कह सकते हैं, इसको फाई एल भी कह सकते हैं। तो 1.57 वेबर, ये हमारा यानी दोनों चपटे फलक से गुजरने वाला फ्लक्स हमारा सेम अमाउंट में आएगा। अगली चीज जो हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। इसका मतलब होता है कि ये जो इसकी कर्व सरफेस है यानी जो ये वृत्ताकार सरफेस है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पार्श्व सतह कहते हैं। तो पार्श्व सतह से गुजरने वाला फ्लक्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वाला या वक्राकार सतह आएगी तो हम उसके सरफेस को बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में तोड़ करके कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने अगर एक छोटा सा एरिया लिया DA, तो यहाँ पर जब भी पार्श्व की बात आएगी तो हम लोग जानते हैं जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया गया है DA, इसकी दिशा जो होगी उसके लंबवत होगी। तो इसकी दिशा इसके लंबवत, इधर n कैप इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन हमारी किधर है, इधर है। तो थीटा कितना बना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
और हम लोग जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है, और जैसे ही cos 90 का मान 0 हुआ तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो इसी तरह से हम पार्श्व के किसी भी छोटे से भाग को ले लें तो हमेशा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है या तो इधर है, तो एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में है, और पार्श्व की जो दिशा आएगी वो हमेशा किसी भी छोटे से भाग की, वो चाहे पीछे की तरफ लेंगे, पीछे की तरफ अगर लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर आई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो थीटा 90 अंश। आगे की तरफ लेंगे तो यहाँ पर एन कैप इधर आएगा, ई की दिशा इधर आएगी, थीटा 90 अंश। ऊपर की तरफ लेंगे तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आए, एन कैप इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 90 अंश। नीचे की तरफ लेंगे तो एन कैप नीचे और थीटा इधर आया, ई की दिशा इधर है, थीटा क्या हो गया 90 अंश। इसी तरह इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी थीटा उतना ही बनेगा। तो पूरे पार्श्व से गुजरने वाला जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारा जो बी वाला पार्ट है तो वहां लिख देंगे चूंकि पार्श्व के किसी भी सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की दिशा n कैप तथा E के बीच कोण 90 अंश है, अतः फाई ई ए cos 90 ये क्या हो गया 0। पार्श्व से होकर के कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सी जो हमारा है सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स कितना है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पूरे सरफेस, ये हमारा एक सिलेंडर एक बंद पृष्ठ है, तो इसके पूरे सरफेस से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स बनेगा तो फाई नेट जो हमारा है, इसको हम लोग 3 सरफेस में हम लोगों ने बांटा, ये राइट हैंड सरफेस चपटा फलक, ये लेफ्ट हैंड सरफेस और एक पार्श्व सरफेस। तो फाई आर प्लस फाई एल प्लस फाई पी लिख देते हैं पार्श्व के लिए। तो ये हमारा फाई पी है, तो फाई आर हमारा 1.57 था, फाई एल भी हमारा 1.57 था और ये 0, तो हम 3.14 वेबर। ये हमारा नेट फ्लक्स आ गया पूरे वृत्ताकार बेलनाकार सिलेंडर से गुजरने वाला प्रश्न है। तो एनसीईआरटी का ही उदाहरण 1.11 है, आप एनसीईआरटी की किताब में देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न देख सकते हैं। इसमें दिया गया चित्र में विद्युत क्षेत्र अवयव Ex बराबर अल्फा x की पावर 1/2 है। Ex का मतलब है कि x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना है, कामा Ey बराबर Ez बराबर 0, अर्थात विद्युत क्षेत्र का y और z दिशा में जो घटक है वो 0 है, यानी y और z दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, जिसमें अल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2 है। यहाँ a बराबर 0.1 मीटर दिया गया है। a का मान जो हमारा है, जो घन की एक भुजा है उसका मान 0.1 मीटर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक x, y और z एक्सिस है, इस पर एक घन रखा गया है जिसकी हर एक भुजा a है और a का मान 0.1 मीटर है, और ये घन की जो एक सरफेस है, यानी घन जो हमारा है, ये इसकी भुजा जो ये वाली सरफेस है, पहली लेफ्ट वाली सरफेस, जैसे घन रखा जाएगा तो लेफ्ट वाली सरफेस मूल बिंदु से a दूरी पर है। तो और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र हमारा Ex x एक्सिस की दिशा में ही है, अल्फा x की पावर 1/2, अल्फा का कुछ मान दिया गया है 800, और Ey तथा Ez हमारे क्या है 0, यानी y और z दिशा में विद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं है, अर्थात केवल x अक्ष की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र है। तो घन से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स है वो हमको कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सतह ये एक पृष्ठ बंद पृष्ठ है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमको निकालना है। तो अगर पूरे पृष्ठ की एक ही दिशा हमको नहीं मिलती है या तो उस पृष्ठ को अलग अलग भागों में बांट करके कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले जो वीडियो था उसमें देखा था कि घन की 6 सतहें होती हैं, 6 पृष्ठ होंगे और 6 की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो और 6 पृष्ठ से अलग अलग गुजरने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे तथा सभी फ्लक्स को जोड़ेंगे, तब घन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स हमको मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे पीछे की तरफ वाली सरफेस है, सामने वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस है, उनसे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर एक चीज हम गौर कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो हम इसको 6 सरफेसेस को अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे। तो जो ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ पर ऊपर वाली सरफेस, तो इसके लिए जो हमारा जो इसकी क्षेत्रफल की दिशा होगी, हम लोगों ने पढ़ा था ये ऊपर की तरफ होगी, क्षेत्रफल की दिशा हमारी जो होगी ये ऊपर की तरफ, एन कैप ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र हमारा हमेशा किधर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र हमारा किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ई इधर है। तो थीटा कितना बना, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री बनने पर हम लोग जानते हैं फ्लक्स क्या हो जाता है, 0। इसी तरह से जो नीचे वाली सरफेस है, यानी पूरे ऊपर वाले पूरे सरफेस के लिए हमारा फ्लक्स क्या आएगा, 0। इस तरह नीचे वाली जो सरफेस है, तो नीचे वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा, अर्थात उस क्षेत्र की जो उस सतह की दिशा आएगी वो किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो सतह की दिशा हमारी क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर ही है। तो थीटा उसके लिए भी क्या बना, 90 डिग्री। तो नीचे वाली सतह से भी गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, उस सतह से बद्ध फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो पीछे वाली सरफेस है, तो पीछे वाली सरफेस के लिए, अगर ये पीछे वाली सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर हम लोग जानते हैं, पीछे की तरफ होगा, इस तरह से उसके क्षेत्रफल की दिशा पीछे। तो विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थीटा कितना बना, 90 डिग्री। तो पीछे वाली सरफेस के लिए भी फ्लक्स क्या होगा, 0। इसी तरह जो सामने वाली सरफेस है उसके लिए उसके क्षेत्रफल की दिशा इधर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर है, इस डायरेक्शन में थीटा कितना बना, 90 डिग्री। तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह हम देख सकते हैं इसकी 4 सतहों से बद्ध फ्लक्स क्या है, 0 है। केवल राइट हैंड वाली जो सरफेस है और लेफ्ट हैंड वाली सरफेस है, यही दो सतह फ्लक्स बनाएंगे, यानी इसी सतह से बद्ध फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लें और उन दोनों को जोड़ लें। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि फाई एल, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली सतह के लिए फ्लक्स हम देखेंगे, तो उसको हम लोग फाई एल से लिखेंगे। तो यहां पर फाई एल यानी बाएं सतह से जो बद्ध फ्लक्स होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फाई एल हम लोग जानते हैं, फाई एल ई ए कॉस थीटा से निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर जब फार्मूला रखेंगे ई विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र यहां पर हम देख सकते हैं ई एक्स बराबर अल्फा एक्स की पावर 1/2 है। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र जो हमारा है, अब यहां पर ये एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब यहां देख सकते हैं अल्फा तो हमारा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन एक्स जो हमारी है, एक्स का मान मतलब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे एक्स का मान बढ़ता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या होगा, एक्स में यहाँ मान रखेंगे, एक्स का जितना भी मान होगा रखेंगे तो उसका मान परिवर्तित होता जाएगा, यानी दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम जिस पृष्ठ के लिए, जैसे ये वाला पृष्ठ अगर यहाँ है, यहाँ पर ये सरफेस है, तो ये सरफेस हम लोग जानते हैं कि ये सरफेस इससे a दूरी पर है। तो इसके लिए x कितना रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस पूरे सरफेस के लिए यहाँ x इक्वल टू क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इसकी एरिया यानी इस सरफेस का क्षेत्रफल कितना है, इस सरफेस का क्षेत्रफल जो हमारा आएगा, क्षेत्रफल चूंकि इसकी एक भुजा a है तो इसका जो एरिया आएगा a स्क्वायर आएगा। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगली चीज इस सरफेस की डायरेक्शन,
तो हम लोग जानते हैं जैसे ये सरफेस अगर यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ लेंगे इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा जो भी है उसकी दिशा किधर है, इधर। तो थीटा कितना बना इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सरफेस के लिए, थीटा हमारा 180 बनेगा। तो ये तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ हम मान रखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं फाई एल का मान जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ई का मान रखेंगे अल्फा इंटू ए की पावर 1/2। यहाँ चूंकि एक्स कितना है 8 है तो ये अल्फा इंटू ए की पावर 1/2, और इस सतह का जो क्षेत्रफल होगा हमारा ए स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये वर्गाकार सतह होती है घन की तो भुजा ए है तो ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए स्क्वायर रखेंगे, और थीटा का मान 180 अंश। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ए की पावर 2 + 1/2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा ए की पावर 5/2 और -1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा ए की पावर 5/2 वेबर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से गुजरने वाला, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड से बद्ध फ्लक्स हो गया। इसी तरह दाहिने सतह से बद्ध फ्लक्स जब हम लोग निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो दाहिनी सतह जो हमारी है हम लोग देख सकते हैं, बाईं सतह हमारी ए दूरी पर थी तो दाहिनी सतह हम लोग जानते हैं और ए दूरी पर हो जाएगी यानी 2a। तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2a। तो ये जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, और एरिया हमारा उस सतह का भी एरिया कितना होगा, चूंकि वर्गाकार सतह ही होती है तो ए स्क्वायर ही होगा, लेकिन जो ई की दिशा होगी, ई की दिशा यही है और इसके एरिया की दिशा जो होगी वो इधर ही होगी, थीटा कितना बनेगा 0। तो उसका कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा ए की जगह एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2a, क्योंकि वो सतह कितनी दूरी पर है 2a दूरी पर है, तो 2a की पावर 1/2 इनटू एरिया कितना है ए स्क्वायर है और थीटा का मान कितना है 0, तो cos 0। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा। अब यहाँ पर 2 की पावर 1/2 तो इसको हम लोग √2 लिख देंगे, a की पावर 1/2 बच गया और इंटू ए स्क्वायर, cos 0 का मान 1 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 अल्फा a की पावर 2 दूनी 4 1 5 5/2 वेबर। तो दाहिने सतह से बद्ध फ्लक्स हमारा कितना हो गया, ये आ गया। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि केवल दो ही सतहें यानी दाहिनी सतह और बाईं सतह ही फ्लक्स बनाएगी, इसलिए जो टोटल नेट फ्लक्स होगा तो घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, तो जो नेट फ्लक्स होगा हमारा फाई आर प्लस फाई एल। तो फाई आर और फाई एल के मान यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 अल्फा ए की पावर 5/2 और इसका मान फाई एल का मान माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। तो ये हो गया। अब यहाँ पर √2 अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो क्या बच गया √2 - 1। तो ये फाई नेट फ्लक्स हमारा जो हो गया इसका मान आ गया। अब इसमें सारी वैल्यू जो दी गई है उसका मान पुट करेंगे, तो अल्फा का मान 800, ए का मान हमारा 0.1 और इसकी पावर 5/2, √2 का मान हम लोग जानते हैं 1.414 - 1, ये तो जो मान आएगा वो आएगा 1.05 वेबर। तो एट लास्ट ये हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल की सहायता से देखा कि किसी सतह से बद्ध फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग अपनी बुक्स में, जो वो चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो और न्यूमेरिकल हैं या और जो आपके पास उपलब्ध बुक्स हैं, उनसे किसी सतह से बद्ध फ्लक्स कैलकुलेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को समझ करके लगाने की कोशिश